आदाब। गुफ्तगू प्रोग्राम लेकर एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम की मार्फत हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसी शख्सियात के साथ जिन्होंने ज़िंदगी के किसी न किसी शोबे में एक ख़ास मकाम हासिल किया है, अपनी एक पहचान बनाई है। आज इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं टेलीविज़न की मशहूर शख्सियत जिन्होंने इतना काम किया है टेलीविज़न में एज प्रोड्यूसर, एज डायरेक्टर और एक अदीब की हैसियत से भी। राजेश कौल हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। एक टेलीविज़न प्रोग्राम में एक टेलीविज़न की इतनी मशहूर हस्ती को देखते हुए मैं थोड़ा सा लरज़ रहा हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप प्लीज़ कैरी ऑन। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि शुरुआत आपने थिएटर से की, जी, ड्रामे से, थोड़ी उसके बारे में बताएं कि कैसे आप पढ़ते पढ़ते कॉलेज में आप थिएटर की तरफ झुकाव हुआ? साइंस ग्रेजुएट्स, मतलब विद साइंस सब्जेक्ट्स। तो कॉलेज में नोटिस आया है कि जो भी कॉलेज ड्रामेटिक क्लब में शामिल होना चाहते हैं वो अपना नाम लिखवाएं। जी। तो हमने भी नाम लिखवाया। तो जो इंचार्ज प्रोफेसर साहब थे डॉक्टर रतन लाल शांत जी, तो उन्होंने ऑडिशन के लिए बुलाया। ऑडिशन हो गया, बड़ा रिगरस ऑडिशन हो गया। अच्छा। और हम शॉर्ट लिस्टिंग हो गई। तो उसके बाद कास्टिंग का टाइम आया। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था उसका सिलेक्शन करना था। तो कंटेंडर्स 3 थे। तो कैसे फैसला करें? तो डॉक्टर साहब ने वो जो डायरेक्ट भी कर रहे थे इस प्ले को, तो उन्होंने मोलियर का प्ले था द माइजर, कंजूस। तो उन्होंने तीनों को रोल दे दिया और कहा कि उसमें 15 सीन उनके साथ थे एज फादर। जी। तो हम सबको कहा कि आप तैयार करें। 3-4 दिन का टाइम दिया और 4 दिन बाद फिर ऑडिशन हो गया। तो उसमें मैं सिलेक्ट हो गया कि मैं वो रोल करूं। तो वहाँ से शुरुआत हो गई। कॉलेज का वो प्ले बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और फिर ये डिसाइड हुआ डायरेक्टर एजुकेशन, हायर एजुकेशन ने, कि ये प्ले हर कॉलेज, मकामी कॉलेज में किया जाए। तो फिर हम एसपी कॉलेज में, बारामूला कॉलेज में, अनंतनाग कॉलेज में, गर्ल्स कॉलेज श्रीनगर और नवाकदल गर्ल्स कॉलेज में हमने प्ले किया। अच्छा। तो मकबूलियत भी हुई और एप्रिसिएशन भी हुई। अपने प्रिंसिपल साहब ने लेटर ऑफ एप्रिसिएशन भी दिया। तो अच्छा लगा, यहाँ से शुरुआत हुई। तो उसके बाद आपने फिर दूसरे क्लब्स के साथ, दूसरे थिएटर ग्रुप्स के साथ मिलकर आपने, ये था कि एक्टर्स स्पेशली हिंदी में कमी थी या उर्दू में कमी थी। तो ज़्यादातर कश्मीरी प्ले श्रीनगर में हुआ करते थे। तो अब जो भी हिंदी में करते थे प्ले, उनको एक्टर्स की ज़रूरत पड़ती थी। तो वो मुझे बुलाते थे। तो मैं बड़े शौक़ से अपनी पढ़ाई को रख के थिएटर में प्ले करने जाता था। तो सिलसिला चलता रहा। फिर मैंने एक अपना छोटा थिएटर ग्रुप बनाया। कुछ देर उसके साथ चला। फिर वो बिखर गए सब लोग। जैसे आपने ग्रेजुएशन करके कोई जॉब में, कोई फर्दर स्टडीज़ में। तो मैं भी अपने काम में लग गया। टेलीविज़न में कैसे गए आप? एक्चुअली मैं नया नया टेलीविज़न आया था। जी। उससे पहले मैं कोशिश, श्रीनगर में मुझे लगता है 71 या 72 में शुरुआत हुई थी। तो 72 एंड में एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल सर्विस शुरू हुई थी। तो हमने भी पहली बार ही टेलीविज़न, तब तक हमने फिजिक्स की किताब में ही पढ़ा था। जी जी जी। तो जब मेरा पहला टेलीविज़न प्रोग्राम हुआ तो टेलीविज़न सेट बहुत ज़्यादा नहीं थे। जी जी। तो हमने शाम को 6 बजे एक टीवी की शॉप पे बाहर अपना प्रोग्राम देखा। तो यूथ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। फिर पोस्टें निकली, चूँकि हमारा थिएटर बैकग्राउंड था, साइंस ग्रेजुएट भी थे। अप्लाई किया, ऑल इंडिया लेवल पे रिटन टेस्ट था, पास हो गए, इंटरव्यू हो गया, सिलेक्शन हो गया। तो घुस गए टीवी में। तब से पीछे मुड़ के देखा नहीं, टीवी में ही लगे रहे। अच्छा, उन दिनों बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी FTII में। जो भी सिलेक्ट होते थे तो फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे में उनको बाकायदा 6 महीने के लिए ट्रेनिंग और रिगरस ट्रेनिंग होती थी। हम भी ट्रेनिंग के लिए गए। मैं 76 में गया। तब तक मेरे 2 साल जॉब में लग गए, हो चुके थे। थोड़ा सा बेसिक आइडिया तो था। तो लेकिन वहाँ जाके हमारी ट्रेनिंग राइट फ्रॉम स्क्रीन राइटिंग टू टेलीविज़न प्रोडक्शन,
ऑल जॉनर्स, चाहे वो टॉक शो हो, न्यूज़ हो या करंट अफेयर्स हो या ड्रामा हो, म्यूज़िक हो, एंटरटेनमेंट वैरायटी हो, उन सब के जॉनर्स में हमें ट्रेनिंग दी जाती थी। और फाइनली एक फाइनल प्रोडक्शन भी, बल्कि 2 प्रोडक्शंस हमें सबमिट करनी होती थी। तो उस तरह से पास आउट होके फिर हम अपने अपने स्टेशन पे आके काम करते थे। अच्छा, अलग अलग जॉनर्स है टेलीविज़न में, कोई डॉक्यूमेंट्रीज पे कंसंट्रेट करते हैं, कुछ चैट शोज करते हैं, कुछ करंट अफेयर्स प्रोग्राम करते हैं। आपका हमेशा जो फोकस है वो ड्रामा पे रहा? मैं बिल्कुल, क्योंकि एक तो थिएटर से था, थिएटर की मतलब बेसिक वहाँ से ये था कि एक्टिंग का शौक़ था, और मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं किसी एक्टर को अपने हिसाब से तैयार करूँ तो मैंने एक्टिंग कर ली, नंबर 1। नंबर 2, ये मुझे समहाउ स्टोरी टेलिंग मुझे अट्रैक्ट करती थी, और उसमें चैलेंजेस थे ड्रामा में। आपने इंटरव्यू किया, आपने न्यूज़ किया, तो मुझे चैलेंज लग नहीं रहा था। तो इस शिद्दत तक कि मैं फाइट करता था डायरेक्टर के साथ, मुझे ड्रामा सेक्शन में ही काम करना है। तो एक डायरेक्टर साहब थे, SP नारायण किरण साहब, उस वक्त तो कहते भाई ये तो प्ले बॉय है, इसको चेंज क्यों करना है, इसको ड्रामा में ही रहने दो। तो मैं कंटिन्यू किया तकरीबन ड्रामा के साथ, और मैंने इंडिपेंडेंट अपनी फिल्म बनाई 1979 में। वो बड़ा अजीब एक एक्सपेरिमेंट था, जो मेरे ख्याल में आज तक नहीं हुआ है, कम से कम इंडियन टेलीविज़न में तो नहीं हुआ, बाहर की मैं नहीं कह सकता। वो था एक ऐसे को फिक्शनलाइज करना। अच्छा। और वो था चार्ल्स लैम्ब का ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन, जो मेरे MA के कोर्स में था, और वो मैंने वैसे पढ़ा था जब मैं हायर सेकेंडरी इलेक्टिव में था, और इतना इम्प्रेस किया था उसकी वो ड्रामेटिक क्वालिटी ने, स्टोरी नरेशन ने, कि जब मैं टेलीविज़न में आया तो हमेशा ये रहता था कि मैं इसको फिल्म में तब्दील करूं। तो मैंने प्रपोज़ल सबमिट कर दिया। काफ़ी उस पर फाइल पे लड़ाई रही मेरे डायरेक्टर और मेरे बीच में, सीनियर्स के साथ डिस्कस करके, नोटिंग का जवाब बहुत ही कभी का और बड़ा कर्ट रिप्लाई भी दिया। तो लेकिन लिया मैंने उनसे वो प्रोजेक्ट, और 1979 में वो जब टेलीकास्ट हुआ ख्वाबों के दरीचे के टाइटल में, और अंडर द टाइटल, तो मीटिंग में मेरे सीनियर्स ने किसी ने बात ही नहीं की। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ, इतना गलत हुआ या क्या हुआ। लेकिन हमारे जो उस टाइम में असिस्टेंट डायरेक्टर थे, वो उर्दू के मशहूर मारूफ शायर थे मजहर इमाम साहब। तो इमाम साहब ने कहा, है ना भाई, क्या हुआ आप लोगों को, बात क्यों नहीं करते? एंड देन ही सेड दैट इट्स पोइट्री इन प्रोज। उनका ये सेंटेंस था, एंड ही सेड कीप इट अप। फिल्म उन दिनों नेशनल टेलीकास्ट नहीं था, तो ये चेन में चली गई बॉम्बे, और बॉम्बे से टाइम्स ऑफ इंडिया में रिव्यू आ गया इस पर। तो ये एक हौसला अफजाई थी, और आगे बढ़ते गए। अच्छा, आप अलग अलग राइटर्स के साथ आप एसोसिएटेड रहे। आपने लोन साहब के प्लेस किए, हृदय कुल भारती जी ने आपके बहुत सारे सीरियल्स लिखे हैं, और डॉक्टर रतनलाल शांत जी, रतनलाल शांत साहब, सुजूद सैलानी जी, अख्तर साहब की कहानियाँ की है, और अमीन कामिल साहब की कहानी। क्या देखते थे आप एक कहानी में, या एक इस तरह या नॉवल में, कि आप उसको समझते थे कि इसको मैं पिक्चराइज कर सकता? देखो, मैं कहानी नहीं देखता था कि कहानी क्या है, ये कहीं पे मुझे छू जाती थी। ये अब भी मुझे समझ नहीं आता कि ये छूना क्या हुआ। यहाँ कुछ बैठ के इधर आता था, कहता नहीं इसको करना है। कुछ चीज़ें तो सरकारी करनी होती है, कि आपने फैमिली प्लानिंग पे कुछ करना है, आपने कम्युनल हारमोनी पे कुछ करना है, तो ये तो इश्तिहारी प्रोग्राम भी किए हैं। लेकिन हमेशा ये रहता था कुछ अलग करें जो इंटेलिजेंसिया को स्ट्राइक करे, क्योंकि मेरा व्यवहार तो सभी थे, देखने वाले सभी थे, और सबको कैटर करना था जी। मुझे याद है जब मैंने एक फिल्म में, टेलीफिल्म में एक्ट किया, तो लोन साहब घर से स्कूटर पे सुबह आ गए, मुझे गेट पे मिले, नीचे उतरे, हैंडशेक किया, कहता बहुत अच्छा एक्ट किया था, यू आर अ गुड एक्टर। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट था। जी। सिमिलरली जब वो तारीफ करते, क्योंकि लोन साहब खुद बहुत अच्छा लिखते थे, क्या बात है। और जब वो रेडियो के लिए भी लिखते थे, तब भी उसमें एक विजुअल अपील होती थी।
अगर आप मैंने वो रेडियो प्ले याद होगा, म्यानी जिगर दाद वोत, जी 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 जी, आई रियली वांटेड टू डू दैट प्ले, लेकिन उसका कॉपीराइट मुझे नहीं मिला। तो उसको जो वर्ड इमेजरी जो है और उसके बाद जो आप एक तस्वुर यहाँ आता है, एक सीन क्रिएट होता है, बस ये चीज़ें मुझे अगर विजुअली कोई अपील करता था स्टोरी, और लेकिन फिर वो कुछ एक मार्क रखता था, छोड़ जाता था कुछ यहाँ, वो मैं कहता था ये करूँगा। तो इस तरह से हम स्टोरी का सिलेक्शन इंतखाब करते थे, या तो फिर सब्जेक्ट सोच के जी, या लिखा हुआ, या कोई अनसॉलिस्टेड भी आता था, या सॉलिस्ट करते थे, मतलब मंगाते भी थे, या कहते थे कि आप लिखिए इस थीम पे, जी, जी। ये कन्वे करना है, लेकिन आम फैम नहीं चाहिए, कुछ अलग सी बात हो जो यहाँ बैठे। तो अच्छा, इतने अदीबों के साथ आप उठते बैठते थे, उनके साथ इंटरेक्ट करते थे, तो कहीं कहीं आपको ऐसे ही माहौल में लगा होगा कि मैं खुद भी लिख सकता हूँ? यकीन करिए कि बहुत देर तक नहीं, बहुत देर तक इसलिए भी नहीं कि क्या होता था कि आपकी स्क्रिप्ट है, बैठे हम इस पे, जैसे और कुछ राइटर तो बहुत ही दोस्त थे, बहुत ही करीब थे, कुछ हमारी उम्र के थे, कुछ हमसे बड़े भी थे। भारती जी, सदकुर भारती जी, डॉक्टर रतनलाल शांत, अमीन शाकिर साहब, मरहूम अमीन शाकिर जी, इनके साथ बैठते थे, फिर कहते यहाँ मज़ा नहीं आया, ये बात बनती नहीं है। मेरे ख्याल में यहाँ से ये स्टोरी, ये सीन, ये यहाँ आ जाए, और अगर हम ये सीन ऐड करें तो ये बनता है। हम क्योंकि हम स्क्रीन राइटिंग करते थे, हम पढ़ने के लिए राइटिंग नहीं करते थे कि आप स्टोरी, तो उस हिसाब से काफ़ी देर बहस होती थी, फिर एक नतीजे पे पूछा, हाँ इस तरह से, आई मीन प्ले अप ऑन स्क्रीन, मतलब विजुअली कैसा लगे, हाँ विजुअली कैसा लगे और कन्विंसिंग लगना चाहिए। जो आप शिफ्ट करते हो सीन टू सीन या कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हो, इट शुड बी कन्विंसिंग। जैसे आजकल आउट ऑफ ब्लू कुछ भी होता है, तो इट लीव्स यू नोवेयर। कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, प्लॉट डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, आपका रिजोल्यूशन रह जाता है, तो पॉइंट्स, काउंटर पॉइंट्स नहीं है। तो ये इन चीज़ों का सब का कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ का हम वही जवाब देखते थे। अब उसमें हमारी तरफ से कुछ सजेशंस आती थी, और कभी बड़े सीनियर राइटर्स आपस में भी, एक बार लोन साहब भारती जी को कहा, यार सही तो कह रहा है लड़का, तो इट वाज एन एनकरेजमेंट। वो हमें इनफैक्ट ग्रूम करते थे, हालांकि वो बहुत ज़्यादा तब तक स्क्रीन के लिए नहीं लिखे, बाद में जब लिखा उन्हें तो सही लिखा। तो इस तरह से हमें एनकरेजमेंट हुई। लेकिन क्या था कि कश्मीर में हम बहुत सारे राइटर्स को जानते थे, कितने सीनियर हैं, किस लेवल के हैं, क्योंकि रेडियो में एक उनकी इमेज बनी थी, उनके साथ हम ज़्यादा बहस नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी कह देते थे, अपनी बात को छोड़ देते थे मैदान में, एंड लीव इट थिंकिंग। इसमें मुझे मिस्टर उमेश कौल ने बड़ा ग्रूम किया, टू पुट अक्रॉस योर पॉइंट, घबराओ मत, कोई भी हो सामने। मनी कौल आ गया एक बार फिल्म मेकर, वहाँ अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर, कहता अपनी बात तो कह दो ना, तो कह दिया, एंड मनी कौल वॉज इम्प्रेस्ड। तो वहाँ थोड़ा सा ये रहा, लेकिन जब मैं जालंधर चला गया, पंजाब चला गया, तो वहाँ मैं नया था, लोग भी नए थे, तो मुझे अपने आप को बताना था, मैं भी क्या हूँ, और आप भी, उनको भी बताना था। तो मुझे एक बार याद है कि वहाँ एक थे मिस्टर इंद्र जोशी, वीर प्रताप के चीफ एडिटर। अच्छा। वो रेडियो के लिए लिखते थे, जालंधर के लिए, हिंदी नाटक। तो एक नाटक मैंने किसी से पूछा, जब मेरी असाइनमेंट हुई, तो मैंने कहा यहाँ अच्छे अच्छे राइटर कौन है? उन्होंने कहा ये है, लेकिन वो आते नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरी स्क्रिप्ट के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने इंट्रोड्यूस किया, मैं फ़लाँ हूँ। कहता हाँ जी। मैंने कहा मैं टेलीविज़न से बोल रहा हूँ, दूरदर्शन से। कहता बोलिए क्या काम है? मैंने कहा ऐसे है आपकी एक स्क्रिप्ट करने। कहता मैं नहीं देता हूँ स्क्रिप्ट। मैंने कहा सर क्यों? तो उन्होंने कुछ वजह बता दी। मैंने कहा सर हम मिल सकते हैं एक बार? कहता क्यों मिलना चाहते हैं? मैंने कहा वैसे ही। कहता ठीक है, कहाँ मिले? मैंने कहा आप जहाँ चाहें, आप अपने दफ्तर बुलाना चाहें मैं आता हूँ, आप दूरदर्शन आना चाहें तो। कहते नहीं नहीं वहाँ तो आप बंदा मिलता ही नहीं है, गेट पे परेशानी होती। मैंने कहा सर आप मुझे उस टाइम बताइए कि आपने क्या पहन रखा होगा, आपका गेट पास आपके पास पहुँच जाएगा और बंदा आपको लेके आएगा। तो उन्होंने फ़ोन किया रिसेप्शन से, मैंने रिसेप्शन से, उन्होंने कहा कि आपका पास पहले ही बन चुका है। आई वॉज एट द गेट,
उन्होंने फ़ोन करके वो रिसेप्शनिस्ट साथ आया, कहा वो कौल साहब हैं। तो वो तो इस जेस्चर से तो वो तो दीवाने हो गए। आज भी अब वो दिल्ली में हैं, वीर अर्जुन के चीफ थे वो दिल्ली में। आज भी हमारी मुलाकात होती है और वो हर न्यू ईयर पे मुझे एक पेन गिफ्ट करते हैं। अच्छा, क्या उनका उपलब्धि और आईना प्ले था जिसको मैंने स्क्रीन राइटिंग खुद की थी। अच्छा, तब वहाँ से ये हुआ कि शायद अगर मैं सजेस्ट कर सकता हूँ तो शायद लिख भी सकता हूँ। तो मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया वहाँ पे। अच्छा, छोटी छोटी कहानियाँ लिखना शुरू की। मैं उन दिनों वहाँ हिंदी ऑफिसर नहीं था और हमारा वो हिंदी पखवाड़ा वो ये होता, उसको भी देखता था। तो जो मेरे हिंदी ट्रांसलेटर थे, मैंने उनको कहा ज़रा मैडम ये देखिए, ये कहाँ, कहते ये कहाँ से, किन्होंने लिखी है? मैंने कहा मैंने लिखी है। क्यों, ज़्यादा गलत है? कहता नहीं सर। तो पहली कहानी वहाँ MBD के डेमोक्रेटिक वर्ल्ड हिंदी का नॉर्दर्न इंडिया में मैगज़ीन छपता था, तो उस पे छप गए और वहाँ से बहुत सारी कहानियाँ उसमें डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में छपती गई। ये बेस बना के, चूँकि हमें तब तक कभी वो हिंदी डायरेक्टरेट से कोई अवार्ड नहीं मिला था, तो उसने कहा सर हमें अवार्ड नहीं मिलता। मैंने कहा एक मैगज़ीन शुरू करते हैं हम। तो हमने संपर्क अपने टेलीविजन के लिए सेंटर का इन हाउस, और उसमें भी मेरी कहानी छुट्टी, उसका शैडो एडिटर मैं था, क्योंकि वैसे तो प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं एडिटर नहीं हो सकता, एडिटर कोई और हो सकता है, लेकिन शैडो एडिटर मैं था। उस साल हमें फर्स्ट प्राइज मिला हिंदी वो डायरेक्टरेट से, हिंदी में कार्य करने के लिए एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये एनकरेजमेंट रही, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं सोच कश्मीरी में रहा हूँ और लिख हिंदी में रहा हूँ, बात बन नहीं रही है। तो यहाँ मैंने सोचा कि कश्मीरी में लिखा जाए। तो 2000 में मैंने फिर पहली कहानी कश्मीरी में लिखी। जब कहानी लिखी तो हृदय भारती जी से मुलाकात हुई, मैंने उनको कहानी दी तो वो ऐसे देखे, मैंने कहा क्या हुआ सर, ज़्यादा गलत है? कहता नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि ये थॉट मुझे क्यों नहीं आया। थॉट तो ज़बरदस्त है, स्टाइल अपना बनाना पड़ेगा। एंड ही गाइडेड मी, उन्होंने गाइड किया कि ऐसे ऐसे ऐसे। तो वहाँ से मैंने लिखना शुरू किया और 2005 में पता नहीं ऐसे फिर कई लोगों से, हाँ मैंने जब कहानी एक दो कहानियाँ लिखी, एक बार मेरे टेबल पे कहानी है, तो कल्चरल एकेडमी के हसरत गड़ा साहब जी आ गए दिल्ली ऑफिस में। तो हम बैठे बात कर रहे हैं, तो चाय वगैरह पी, तो मैंने कागज़ पकड़ा दिया, मैंने कहा ज़रा एक बार इसको देख लें। तो कह रहे क्या है? मैंने कहा कहानी है। कहता है किसकी है? मैंने कहा आप पढ़ तो लो। पढ़ ली? कहते कहानी तो अच्छी है। तो मैंने कहा मेरी है। उसने उठा के जेब में रखी। मैंने क्या कर रहे हो? कहते छाप दूंगा इसको। तो वो इंफॉर्मेशन का श्रीनगर से एक आलव नाम से रिसाला आता था जी। उसमें पहली कहानी छपी, लेकिन बहुत कम लोगों ने पढ़ी, क्योंकि मेरे तक फीडबैक नहीं आया। नहीं तो कश्मीर में बहुत सारे दोस्त थे, जान पहचान, वो ये सब कुछ, तो आया नहीं। एनीवे, तो अब पता नहीं किस किस ने पढ़ी। एक दिन साहित्य एकेडमी से मुझे फ़ोन आता है कि हमें गोष्ठी करनी है कविता और कहानी की, तो आप कहानी पढ़ेंगे, आर यू अवेलेबल? मैंने कहा हाँ, लेकिन मुझे पहली बार गोष्ठी पढ़नी, वो भी साहित्य एकेडमी में, मेरा दिल धक 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 कर रहा है। एनीवे गया तो सारा कश्मीरी इंटेलिजेंसिया वहाँ है, एंड शंभुनाथ भट्ट हलीम सदारत कर रहे हैं, और उसमें फयाज दिलबर भी थे, रियाज पंजाबी, डॉक्टर रियाज पंजाबी थे, तरन्नुम पंजाबी जो थी, बहुत सारे थे। मेरे ख्याल में उस दिन ये जो करंट सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी हैं डॉक्टर हाजनी साहब, वो भी थे। तो बड़ी नर्वसनेस से मैंने कहानी पढ़ी तो बहुत ही मतलब एप्लॉज हुआ, बहुत ही। और भट्ट साहब ने ख़ास तौर पे कहा कि आज, पहले तो हम सिर्फ शायरी पे ही वाह करते थे, तो आज कहानी ने तो मात कर दी। तो
फिर साहित्य अकेडमी वालों ने सजेस्ट किया कि हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो कहानी को उन्होंने ट्रांसलेट करके समकालीन भारतीय में हिंदी छापा। में जी। तो ये एक एनकरेजमेंट थी। तो इस तरह से थोड़ा सा सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद अब वो सारी कहानियां जो आपने कश्मीरी में लिखी हैं जी, वो अब एक किताब की शक्ल में वो रिलीज की जा रही है जी। मुर्सगोर उसका मुर्सगुर उसका टाइटल है उस जी, किताब का। कितनी जी। कहानियां? 10 कहानियां 10 कहानियां हैं जी। जी। क्या आपके सब्जेक्ट्स कुछ जो इन पिछले 25-26 साल में हालात हुए कश्मीर के, कुछ उनका भी रिफ्लेक्शन उन कहानियों में है? जी जी है रिफ्लेक्शन, लेकिन एक दो कहानियों में वो रिफ्लेक्शन, लेकिन अंडरकरंट तो वो है ही, वो पेन, वो तकलीफ तो है जी। बल्कि मुर्सगुर में तो बहुत ही आया है ये बात जी। मुर्सगुर में, पर बड़े एलिगोरिकल स्टाइल में बिल्कुल इनडायरेक्ट वे में, कुछ नथिंग डायरेक्ट, क्योंकि ह्यूमन एगनी, पेन, इंसानियत की तकलीफ तो एक ही है जी। चाहे वो, ये तो बिना मसबब मिलत है, हर किसी को एक तकलीफ है। अब आप इसको किसी भी शख्स से जोड़ें या किसी भी सेक्ट से जोड़ें या किसी भी कम्युनिटी से जोड़ें, लेकिन जो ये मुर्सगुर जो मेन कहानी है इसमें, ये मुझे लग रहा है कि यूनिवर्सल है, ये तकलीफ यूनिवर्सल है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, जो तकलीफ नाखून जब छिलता है जोर से तो वही तकलीफ आपको भी होती है, वही मुझे भी होती है। कुछ कहानियों में मैंने कहा ना कि जो यहाँ बात आए और इधर छू जाए, फिर जब लिखा जाए रवानी में तो कोई बात एक कुछ फलसफा कहीं पे, ये मुझे मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये मेरी फीलिंग है, मेरा एक्सप्रेशन है। तो ये पढ़ने वाले पे है कि वो इसको किस तरह से ले। सिंपल अलामती ज़्यादा है, मतलब सिंबॉलिक, इसमें मैं जहाँ कहीं कहीं पे सिंबल्स ज़्यादा यूज़ हुए हैं। जी जी जी। तो अब मेरे फादर अक्सर कहते थे कि बंदा पहले इंसान होता है, फिर जब उसकी शादी होती है वो जानवर हो जाता है। मैंने कहा कैसे? चौपाई हो जाता है। मैंने कहा कैसे? कहते हैं उसकी 2 टांगें और जुड़ती हैं बीवी की, तो 4 हो गए। बच्चा होता तो इंसेक्ट बनता है 6, फिर और 2 जुड़ती हैं, एक और बचा तो वो तिलचट्टा बन जाता है। ये तो मेटामॉर्फोसिस वाली बात हो गई ना, काफका वाली बात। अब ये मेरे पास था ये, क्योंकि ऐसे बातें होती थी घर में। कश्मीरी ईडियम, माय मदर वो गांव से थी, तो वो लहजा उनका या फ्रेजियोलॉजी उनकी, वो वहाँ से बात होती। तिम वो ऐसे फ्रेज थे जो आप आज शायद नहीं सुनोगे कहीं पे। जी जी। तो ये मैंने एक कहानी में एज इट इज़ यूज़ किया। अगर आप इजाज़त दें तो मैं 2 मिनट छोटी प्लीज़। तो ये ऐसे है कि अब क्रूड ट्रांसलेशन करूँगा, है तो कश्मीरी में थॉट कि स्वामी जी गंगा किनारे प्रवचन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मन की पवित्रता के लिए 3 डुबकियाँ गंगा में लगाना ज़रूरी है। मैं भी गंगा में गया, पहली डुबकी लगाई, कुछ नहीं हुआ। दूसरी लगाई तो मुझे लगा कि मैं आदमी से जानवर बन गया। तीसरी लगाई तो मुझे अनंत टांगें जुड़ गई। मैं डर गया, एकदम से पानी से बाहर आया, लेकिन सब कुछ ठीक था। एकदम से मैं गंगा से बाहर निकला, स्वामी जी का प्रवचन सुनने बैठा। स्वामी जी कह रहे थे कि कुत्ते का तन अपवित्र है और मन पवित्र, जबकि बिल्ली का तन अपवित्र है, तन पवित्र है, मन अपवित्र है। मतलब जब अगर कभी किचन में कुत्ता जाए तो हम सारे बर्तन बाहर फेंकते हैं, साफ करते हैं और लिपन करते हैं। अगर बिल्ली दूध पिए तो हम सिर्फ दूध फेंकते हैं, किचन को साफ नहीं करते हैं, तो उसका तन पवित्र है। तो मैंने एकदम से पूछा, स्वामी जी मनुष्य का? स्वामी जी ने आंखें बंद की, समाधि लगाई। युग बीत गए, ना उनकी समाधि टूटी, ना मेरी बात का जवाब मिला। इस तरह का फलसफा कुछ कहानियों में आपको मिलेगा। अब कौन समझे या नहीं समझे,
समझ तो जाएंगे सभी। एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं जो फिल्म के मीडियम को ज्वाइन करते हैं या टेलीविज़न को ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे आप एक इंस्ट्रक्टर की हैसियत से आप उनको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं उनको। बहुत सा टेलीविज़न जो आज की तारीख पे हो रहा है हिंदुस्तान में, वो अनट्रेन्ड लोग हैं, उन्होंने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली है, वो वैसे ही एक्सपीरियंस से बन गए या हिट एंड ट्रायल मेथड से कुछ बना लिया उन्होंने। तो आपको क्या लगता है कितना फ़र्क पड़ता है इससे जब आप ट्रेंड होते हो प्रॉपरली? और पहले मैं एक सवाल मैं उसका जवाब देना भूल गया। आपने कहा कि आपको कब लगा कि मैं लिख सकता हूँ? जी 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 जी। मैं दूरदर्शन में था, डायरेक्टरेट में था, तो एक राइटर साहब ने एक प्रोडक्शन लाया, और जब मैंने प्रोडक्शन प्रीव्यू करने के लिए आया तो कमेटी ने बैठा, देखा, मैंने भी देखा, तो मेरा सवाल ये था कि ये किन्होंने डायरेक्ट किया, क्योंकि प्रोग्राम विद ड्यू रेवरेंस टू द राइटर एंड द प्रोड्यूसर हो सकता। तो उन्हें कहा मैंने डायरेक्ट किया। मैंने कहा मैं 30 साल से प्रोडक्शन कर रहा हूँ, वो भी ड्रामा, और मैं एक लाइन नहीं लिख सका, आप डायरेक्टर कैसे हो गए? क्योंकि प्रोग्राम बहुत ही ख़राब था। तो ये सूरत अब आई है टेलीविज़न में। जब आप देखिए, क्रिएटिविटी में आपको ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं, ये आपके जहन की आपकी सोच है, आप पढ़ते हैं, मुशाहिदा है, ऑब्जर्वेशन है, जो भी है, उसमें तो आपको ट्रेन नहीं कर सकते, लेकिन टेक्निक में तो ट्रेन कर सकते हैं। क्राफ्ट जो है, आप टेक्निकल एंड एस्थेटिक्स तो हम सिखा नहीं सकते, एस्थेटिक्स आपके अंदर से है, आपके जो भी क्रिएटिविटी है। तो टेक्निक जब तक सही नहीं और जब तक दोनों चीज़ें, ग्रामर ऑफ फिल्म मेकिंग ऑब्जर्व नहीं करते हैं, तब तक यही होगा, यही जर्क्स एंड जंप्स आएंगे, और ना ही आप उसमें कंटिन्यूटी देख पाएंगे, ना ही आप उसमें क्रिएटिविटी। आजकल आप देखिए, आप लाइटिंग कहीं देखते हैं, आज इल्यूमिनेशन है, व्हाट यू आर क्राइटिंग, लाइटिंग से जो आप क्रिएट करते हैं, आप एक तीसरा डायमेंशन क्रिएट करते हैं 2 डायमेंशन में, दैट थर्ड डायमेंशन इज मिसिंग। सो ये है बिकॉज उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है वो लाइट ऑन करो, ये लाइट ऑन करो, ये लाइट ऑन करो, ठीक है ट्रैक करो, ट्रैक, कोई मुझे बताए ट्रैकिंग और पैन में क्या फ़र्क है? जी ये नहीं पता उनको, छोड़ो जी क्या ट्रैक करना, पैन करते हैं ना, साथ ही चलना है, चलेंगे। तो ये फ़र्क उसमें है। आप वही आज जितना भी आप सीरियल देखते हो, हम लोग और बुनियाद और आज के सीरियल में आपको यही फ़र्क लगेगा जी। तो टेक्निक जब तक कंटेंट के साथ मेल न खाए, जैसे आपके पेंटिंग में सब्जेक्ट के साथ कलर कॉम्बिनेशन मेल न खाए, लाइट शेड मेल न खाए, कैरेस्क्यूरियो ना हो, तो वो तो पेंटिंग बनेगी नहीं, वो तो कैलेंडर बनेगा। तो साहब, हम दिल तो बहुत करता है हम आपसे और बातें करें, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त महदूद है और हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपनी तरफ से और अपने सभी दर्शकों की ओर से आपकी जो पुस्तक अभी रिलीज़ होने जा रही है, उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि इसके बाद, एक तो लंबे अरसे के बाद आपने ये किताब शाया की है, इसके बाद जो अगली किताब आप शाया करेंगे उसमें गैप थोड़ा कम होगा, और आप क्रिएटिविटी अपनी को और आगे बढ़ाएंगे, फिल्म्स बनाएंगे, किताबें लिखेंगे और एक्टिव रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ हमारे गुफ्तगू प्रोग्राम का वक्त यही ख़त्म होता है। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।